तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। अगर आप महाराष्ट्र सीईटी 2024 दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद ही ज़रूरी है। इससे आपका क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, कैसे आपको प्रिपरेशन करना है, क्या क्या टिप्स फॉलो करना है, क्या चीज़ करना है इस टाइम पे, क्योंकि अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इस साल से इस टाइम पे सीनियर्स को इन्वाइट करना स्टार्ट किया है कि उन लोगों का गाइडेंस कितना ज़रूरी होता है। आप लोगों खुद उनसे ही पूछो कि उन लोगों ने क्या किया था इस टाइम पे कि उनको टॉप कॉलेज मिला, और ऊपर के कॉलेज मिलना बड़ी रोल प्ले करता है, वो आप लोगों को आज पता चलेगा। तो आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान आए हुए हैं जो आईएमसीसी में पढ़ रही है, तो उनका नाम दीक्षा चौरसिया है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। सो हाय दीक्षा, हाउ आर यू? आई एम फाइन भैया। अपना इंट्रोडक्शन दो एक बार। ओके। कहाँ से हो, क्या कर रही हो अभी? मेरा नाम दीक्षा चौरसिया है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ, और मैंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ आर्ट्स में कंप्लीट किया है, और अभी मैं आईएमसीसी कॉलेज से अपना एमसीए परस्यू कर रही हूँ। कॉलेज का रिव्यू दे दो, कॉलेज कैसा है, क्या फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, मतलब क्योंकि आईएमसीसी एक टॉप 10 के अंदर में आता है और इनका जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा है, तो फीस के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू दे दो कॉलेज का कि किस टाइप का कॉलेज है और फैकल्टीज मेंबर कैसे हैं, कितने सपोर्टिव है। एक बार कॉलेज का ओवरऑल रिव्यू दो। कॉलेज बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डिसेंट कॉलेज है, और टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। कुछ भी डाउट हो, कभी भी डाउट हो, तुरंत जाके पूछ सकते हैं। क्लासेस हो, लेक्चर्स में पूछ सकते हैं, एज वेल एज बाहर जब लेक्चर कंप्लीट हो गया उसके बाद भी पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करते हैं। ओवरऑल अच्छा है, मतलब और भी इसमें हाँ, लेक्चर्स के अलावा भी इसमें और भी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो मतलब आपका पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है स्टडी के साथ साथ। तो जैसा कि मैंने हर एक वीडियो में बताया था कि ऊपर के कॉलेजेस में सिर्फ आपको एडमिशन ले लेना, ओवरऑल आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो गया, जो कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं, सभी चीज़ का एक ग्रोथ मिलता है वहाँ पे, क्योंकि अच्छे अच्छे बच्चे जाते हैं, तो उस तरह का इन्वायरमेंट आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप हर टाइम जो है 24 घंटे कोडिंग के इन्वायरमेंट में रहोगे तो आपके लिए बेनिफिट होता ही है। और नीचे के कॉलेजेस में ये सब नहीं देखने को मिलता है। क्या होता है, वहाँ पे बच्चे जाते ही नहीं है कॉलेज, और यहाँ पे रेगुलर लेक्चर्स अटेंड करना पड़ता है, अटेंडेंस का कंपलसरी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है ऊपर के कॉलेजेस में ज़्यादा बेनिफिट करती है। तो इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को रखता हूं कि जाओ मेहनत करो अभी से। इस टाइम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अभी क्या है, अभी बस 2 मंथ्स अप्रॉक्स बचे हुए हैं एग्जामिनेशन में। तो दीक्षा जी, आप बताओ कि अभी इस 2 मंथ्स में क्या कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि आपने क्या किया था इस 2 मंथ्स में। अभी सब डीमोटिवेटेड होते हैं इसी टाइम पे, और पढ़ना है, बहुत चीज़ें करनी है, समझ में भी नहीं आता है कि क्या करना है। तो अभी उन लोगों को, आप जूनियर्स को क्या राय देना चाहोगे इस टाइम पे, क्योंकि उनका 2 महीने बाद एग्ज़ाम है? इस टाइम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि ऐसे रेगुलर स्टडी है करना है। पेपर्स जो है उनको फॉलो करना है, जो सैम्पल पेपर्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ होती है कि हमें पेपर्स को फॉलो करना है, क्योंकि उसमें पैटर्न पता चलता है, पर्टिकुलर टॉपिक से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो पेपर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उनसे ही हमें पता चल जाता है कि मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो उस बेसिस पे हम फिर प्रिपेयर करते हैं। हाँ, मॉक टेस्ट कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? मॉक टेस्ट जो टेस्ट सीरीज होती है इस टाइम पे, टेस्ट सीरीज आपके लिए कितना रोल प्ले किया था? आपने क्या टेस्ट सीरीज दिया था, तो कितना अभी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या फिर सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए? देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा लेवल पता चलता है कि हम किस लेवल तक पहुंच चुके हैं। फिर उस बेसिस पे हम आगे प्रिपरेशन करते हैं अपनी। तो मॉक टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट। तो ये तो प्रिपरेशन प्लान का ओवरव्यू दीक्षा ने बताया कि आप अभी कंसिस्टेंट रहो, मोटिवेटेड रहो, और जितना पढ़ा है आप उस पर भरोसा जताओ, अपने आप पे भरोसा जताओ कि हम कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में आपका कितना परसेंटाइल आया था, एक बार ये भी बताओ। 93.8। 93 पे इनको आईएमसीसी मिल गया था। ये लास्ट ईयर हुआ था, उससे पहले नहीं मिलता। लास्ट ईयर में अब मैंने बहुत सारी वीडियोस बना रखी है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कितने परसेंटाइल आने के चांसेस है। परसेंटाइल जितना अच्छा होगा उतना ही ऊपर के कॉलेजेस मिलने के चांसेस आपके लिए ज़रूरी है। और मॉक टेस्ट पे तो बहुत सारे वीडियोस बना हुआ है। मॉक टेस्ट कहाँ से देना, सभी चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाओ जा करके एक बार चेकआउट जरूर करो। तो दीक्षा जी, आप इस टाइम पे किस तरीके से मोटिवेट रहते थे जब आपको डिमोटिवेट लगता था कि सीईटी होगा कि नहीं होगा मेरे से? तो आप अपने कैसे मोटिवेट रखते थे अपने आप को इस टाइम पे? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंट करना था बेसिकली। अभी कॉमन सब ऐसे डायरेक्ट एंट्री लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना था। कुछ अच्छा करके, कुछ अच्छे मार्क्स अचीव करके डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन लेना था। तो वो चीज़ मोटिवेट करती थी कि अगर हम जाएंगे उस कॉलेज में जहाँ पे सब ऐसे एंट्रेंस दे के आए, तो हमारे लेवल के बच्चे मिलेंगे, फिर वहाँ कॉम्पिटिशन अच्छा होगा और स्टडी करने में भी मज़ा आएगा। तो उस बेसिस पे
यही पॉइंट मैं रखता हूँ कि बच्चे जो होते हैं आसपास के वो बहुत बेहतर अच्छे होते हैं। ऊपर के कॉलेज में सब पढ़ने वाले आएंगे ही आएंगे, क्योंकि सब इंट्रेंस एग्जामिनेशन दे करके आए, सब मेहनती होंगे, सबको कुछ ना कुछ इनको ये कुछ सिखाएंगे, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपस में ये जो बॉन्ड होता है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए आपको ऊपर के कॉलेजेस टारगेट करने ही करने हैं। मॉक टेस्ट का जैसे मैंने बात कर लिया। और अभी आपको कैसे पता चला था कि सीईटी एक एग्ज़ाम होता है महाराष्ट्र में, हमें सीईटी देना है, या फिर इस महाराष्ट्र सीईटी के बारे में आपको पता कैसे चला था, या फिर और कोई इंट्रेंस एग्जाम पे भी आप फोकस कर रहे थे? एग्ज़ाम एक्चुअली मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया था, तो निमसेट का मेरा एलिजिबल नहीं थी मैं, तो इसीलिए फिर और भी मैं एग्ज़ाम सर्च कर रही थी। और मेरा थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे महाराष्ट्र में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे कौन कौन से एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उस बेसिस पे मैंने सर्च किया। फिर आपके वीडियोस मिले, तो उस बेसिस पे फिर पता चला कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, एग्ज़ाम दे सकती हूँ और उसमें अच्छे मार्क्स अचीव कर सकती हूँ। फिर उस बेसिस पे डिसाइड किया कि देना है सीईटी। एडमिशन का प्रोसेस एक बार बता दो कि क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, नेशनलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है नेशनलिटी। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको क्या इशू आई और कैसे इस इशू से बच सकते हैं बच्चे, तो अभी से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वो प्रिपेयर करवा सकते हैं जो एडमिशन के टाइम पे हो गया, या फिर जो एफसी सेंटर पे विजिट करना होता है वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड एक बार जानकारी दे दो। और डॉक्यूमेंट्स बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही लगते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th मार्कशीट, नेशनैलिटी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन और डोमिसाइल। यही बेसिक जो ओएमएस कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए तो बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही होते हैं, एमएस के लिए थोड़े एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो बट नॉर्मली रहते हैं। तो इजीली हम अभी जैसे कि 10th वगैरह तो हमारे पास ऑलरेडी होता है, नेशनैलिटी हम बनवा सकते हैं। नेशनैलिटी वैसे जल्दी बनता तो नहीं है, लेकिन हाँ अगर हम ट्राई करें तो फिर बन जाता है, क्योंकि आजकल मतलब कॉलेजेस में मेरे जैसे मैं गई थी तो सर ने बताया कि आजकल बहुत बच्चे मतलब डोमिसाइल को नेशनैलिटी मानते हैं। तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप का ही बहुत साल बाद आपका ये नेशनैलिटी मतलब सर्टिफिकेट देखने को मिला मुझे। ऐसे बच्चे डोमिसाइल को नेशनैलिटी समझते हैं, तो वो चीज़ नेशनैलिटी फिर अलग होता है, डोमिसाइल इज़ डिफरेंट। सो उनको ध्यान रखना है। नेशनैलिटी बनवा सकते हैं, वो तो कभी भी बनवा सकते हैं, बट अभी से बनवा के रखेंगे तो बेटर होगा। और ऐसे डॉक्यूमेंट्स का इशू आया था बहुत सारे कॉलेज देखो, डिफरेंट कॉलेजेस में क्या होता है, जैसे महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में आता है विजिटीआई, मुंबई में जो है ओएमएस कैंडिडेट के लिए सीट नहीं है, वहाँ पे नेशनलिटी डोमिसाइल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो डोमिसाइल को नेशनलिटी एज अ डॉक्यूमेंट्स आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस को नेशनलिटी ही चाहिए होता है। तो आप लोग रिस्क नहीं लेना। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट ही था, हमारे ही जान पहचान का था, उनका भी एडमिशन सिर्फ नेशनलिटी को लेकर के ही नहीं हुआ, कैंसिल ही कर दिया, बोला नेशनलिटी चाहिए ही चाहिए। तो आप अभी से ट्राई करो। नेशनलिटी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, मैंने लास्ट ईयर भी बताया था और इस ईयर भी बता रहा हूँ, क्योंकि कॉलेजेस डिफरेंट कॉलेजेस सब में अप्रोच अलग अलग लगाते हैं। मेरे को यही समझ में नहीं आता है कि जब एक कॉलेज डोमिसाइल को एक्सेप्ट कर रहा है, दूसरा कॉलेज डोमिसाइल को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। आखिरकार तो जाना पड़ता है ना, डॉक्यूमेंट्स तो सीटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाता है, तो समझ में नहीं आता यही। तो आप अपने एंड से पूरा सिक्योर रहो और कोई भी दिक्कत ना है, इसलिए नेशनलिटी बनवा लो। मैं इनसे जो है पिक्चर्स लेकर के आपको सेंड कर दूंगा, और बस इसी फॉर्मेट मैंने लास्ट ईयर भी कुछ नेशनलिटी के डॉक्यूमेंट्स जो है शेयर किया था, तो उस फॉर्मेट में भी आप बनवा सकते हो ब्लॉक में जा करके। और भी कोई भी इशू आया तो हम लोग तो है ही, आप डायरेक्टली कॉल करो, कुछ भी करो, हम लोग आपको के लिए हमेशा अवेलेबल हैं। तो दीक्षा जी, हमारे बारे में आपको कैसे पता चला, एमसीए ज्ञान के बारे में कैसे पता चला, और कितना सपोर्ट मिला हम लोगों से जो काउंसलिंग के टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होती है कि काउंसलिंग में क्या क्या होने वाला है। फिर एक प्रेफरेंस लिस्ट जो हम लोग बना करके देते थे, उन सब चीज़ आपके लिए कितना बेनिफिट हुआ और कितना हेल्प हुआ हम लोगों को एमसीए ज्ञान के थ्रू, ओवरऑल कितना बेनिफिट हुआ? हाँ, तो ऐसे ही यूट्यूब पे जब मैं सर्च कर रही थी ऐसे ही वीडियोस के बारे में, तो वहाँ से मैंने आपका वीडियो देखा, तो उसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें दी हुई थी कि किस तरह से क्या क्या होता है। आपने एग्ज़ाम दिया, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है, एफसी सेंटर में जाना पड़ता है, वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आफ्टर दैट फिर वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कॉलेज में सबमिट होते हैं। तो इस सपोर्ट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही सी प्रेशर वाली कंडीशन होती है, टेंशन वाली कंडीशन होती है कि कैसे होगा, क्या होगा, तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि कैसे होगा, कहाँ होगा। तो उस तरह से भैया ने सिर्फ उस टाइम पे ही नहीं सपोर्ट किया कि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, और उसके बाद जो डॉक्यूमेंट जो भी प्रोसेस होता है उसमें बाद में भी सपोर्ट किया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगी, कभी भी कॉल किया तो उन्होंने अच्छे से सॉल्यूशन दिया उसका, कभी भी मैसेज किया तो उन्होंने प्रॉपर रिप्लाई किया सॉल्यूशन के साथ।
तो आज स्टिल अभी भी बहुत हेल्प करते हैं और आगे भी करेंगे, यही उम्मीद है। और जो सीनियर्स का जो हम लोगों ने नंबर, क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सीनियर्स कॉल नहीं उठाते। जो भैया ने MCA ज्ञान भैया ने जो नंबर दिए वो सीनियर्स कॉल नहीं उठाते। तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी? जो मैंने नंबर आपको प्रोवाइड किया था सीनियर्स का, उनका किस तरीके से बिहेवियर था? वो कैसे सपोर्ट किया आप लोगों को कि आए हैं राहुल भैया के थ्रू आए हैं तो मैं सपोर्ट करूंगा या नहीं करूंगी? तो मैंने आपको गर्ल्स का भी नंबर दिया था, जो भी प्रॉब्लम आए सीनियर्स IMCC के सीनियर्स का ही नंबर दिया था। तो उन लोगों ने क्या हेल्प किया था आपकी, और अभी भी कर रहे क्या? तो आपके थ्रू काफ़ी सीनियर्स के बारे में पता चला जो ऑलरेडी हमारे कॉलेज में थे, तो थोड़ा इजी हो जाता है अगर सीनियर्स आपके रहते हैं उस कॉलेज में जिनके बारे में आप जानते हो। तो जैसे डॉक्यूमेंटेशन में मेरा एक प्रॉब्लम आया था, तो आपने जिन दीदी का नंबर दिया था मुझे, तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें बताई कि क्योंकि उनको भी सेम प्रॉब्लम आया था डॉक्यूमेंट का। मेरा मार्कशीट का प्रॉब्लम आ रहा था, ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट करने को बोल रहे थे कॉलेज में, तो अभी मेरे कॉलेज ने प्रोवाइड नहीं की थी, इसीलिए फिर मैंने दीदी को पूछा कि दीदी इसमें क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि अगर आपकी नेट कॉपी है तो उसको आप कॉलेज से अटैच करवा लो, यूनिवर्सिटी से अटैच करवा लो, उसको सबमिट कर दो, तो कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हेल्प की। और भी ऐसे लेक्चर्स वगैरह में कुछ नहीं समझ में आता, अगर उनसे पूछो तो हेल्प कर देते, कभी भी कॉल करो तो हेल्प करते हैं, ऐसे कॉल्स अवॉइड नहीं करते, वो हेल्प करते हैं प्रॉपरली। तो बस हम लोग यही चाहते थे कि जो हम लोगों ने एक मुहिम स्टार्ट किया था कि सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में इंटरेक्शन करवाना, हर एक साल होता है, काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग के बाद जब भी आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो मैंने लास्ट ईयर में जितने भी बच्चों का काउंसलिंग किया था सभी का नंबर मेरे पास है, कौन से कॉलेज में है, क्या नाम है, क्या नहीं है। तो अगर आपको वो कॉलेज अलॉट होता है तो मैं उनका सीधा नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ। कुछ भी हेल्प होता है तो वो ज़रूर हेल्प करते हैं, जहाँ तक उनका हो पाता है वो हेल्प करते ही करते हैं। तो ये जो मैंने सोचा था बस उसी तरीके से जा रहा है। और अभी आप लोगों के लिए ये वीडियो तो देखना ही है, क्या कैसे क्या करना है। अभी आप लोगों के लिए मस्ट है, ये क्रूशियल टाइम है, किस तरीके से मोटिवेट रखना है, क्या क्या पढ़ना है। मैंने 2 मंथ्स का प्रिपरेशन प्लान भी बना रखा है, तो जाओ वो जा करके देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वो देखो। फिर दीक्षा ने जो बताया है, मॉक टेस्ट दो, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब पे ध्यान रखना। क्योंकि देखो सीनियर्स पहले पहुंच चुके हैं, वो इस टाइम को गुजार चुके हैं, तो वो बहुत अच्छे, आपसे भी ज़्यादा अच्छे से जानेंगे कि इस टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो इनसे जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो अभी रेगुलरली और बच्चे को मैं बुलाऊंगा, अदर कॉलेजेस को, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना कि क्या क्या आपके क्वेश्चन है। मैं आपके क्वेश्चन भी लूंगा और उनसे पूछने की कोशिश करूंगा। तो आपके मन में भी जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट जरूर करना, मैं जो है नेक्स्ट जो पॉडकास्ट होगा मैं उनसे जरूर जानने का कोशिश करूंगा। तो दीक्षा, एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बता दो कि अब जो एक टिप्स जो होता है जूनियर्स को क्या देना चाहोगे कि आपके कॉलेज में वो नेक्स्ट ईयर जूनियर बन के आए, आपके जूनियर बन के आए। एक टिप बता दो अपने जूनियर्स को, जो वो मेहनत करे और फिर आपके साथ वो पढ़े, आपके जूनियर बन करके। एक टिप दे दो जो भी देना चाहती हो। तो अगर स्टडी पर्पस की बात करें तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस करना है, हर एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करना, पर्टिकुलर बैलेंस बना के। ऐसा नहीं कि ये मैथ्स ही पढ़ रहे हैं या फिर कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं, चारों सब्जेक्ट को बैलेंस बना के पढ़ना है और फिर अच्छे मार्क्स सिक्योर करना है। फिर हमारे कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में जो अच्छे टॉप कॉलेजेस हैं वहाँ पे अपना एडमिशन लेना है। एक बार आप अपना एग्जाम का बता दो कि कैसा रहा था जब आप CET दे रहे थे, 2023 में दिए थे। तो मैथ्स का वेटेज, रीजनिंग का वेटेज या कंप्यूटर का वेटेज, इंग्लिश का वेटेज, कौन सा ज़्यादा टफ आया था, कौन सा थोड़ा सा स्लाइटली ईजी था? आपने किस तरीके से अप्रोच किया? क्योंकि जंबल ही आया था, तो एक बार एग्जाम जो पेपर है उसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपने किस तरीके से अटेम्प्ट किया था वो बता दो। कि स्किप करते गए थे क्वेश्चन, जो ईजी क्वेश्चन थे पहले उसे किया, फिर बाद में हार्ड क्वेश्चन किया, तो बच्चे ये पता कैसे करेंगे कि आगे हम स्किप कर दे या फिर उसी पे स्टिक होकर के टाइम दे? तो एक बार पेपर पैटर्न अप्रोच बता दो सॉल्व करने का। और तो कंप्यूटर का पेपर इजी आया था और रीजनिंग भी ठीक था, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं था। मैथ्स तो ठीक बैलेंस आया था, ठीक आया था। अगर अप्रोच ये है ना कि बेसिकली पहले जो इंग्लिश है सॉल्व करना है, तो मेरा यही अप्रोच था कि मैं पहले इंग्लिश, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इजीली, तो वो सॉल्व किया। फिर कंप्यूटर के क्वेश्चंस, क्योंकि उसमें स्टिक लगाना था, कुछ सॉल्व नहीं करना होता है, तो डायरेक्टली उनको जल्दी वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। फिर रीजनिंग किया, हार्ड पार्ट तो मैंने मैथमेटिक्स बाद में किया था, रीजनिंग भी थोड़ा कंपैरिजन टू मैथमेटिक्स जल्दी सॉल्व हो जाती है। और फिर मैथ्स में क्या, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक ही क्वेश्चन पे स्टक रहना है, जो अगर आ रहा है पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन के लिए टाइम डिसाइड करके रखो, इतने में वो आया तो ठीक है, अदरवाइज आप दूसरे क्वेश्चन पे जाओ।
फिर लास्ट में टाइम बचता है तो आप उसको सॉल्व करो। ये तो इनका बताया था। मैंने क्या बता रखा है बच्चों को कि क्वेश्चंस को एक बार स्टार्ट करो, कम से कम 2 से 3 बार में उसे सॉल्व करो, एक बार में पूरा गो थ्रू कर लो, जितना बनता है, जितना याद होता है, जितना आपके माइंड में रिमाइंड है, जितना आपको आता है, बस देखो क्वेश्चन को। अगर वो क्वेश्चन आता है फर्स्ट टाइम पे क्या करो, क्वेश्चन को करते जाओ, नेक्स्ट करते जाओ, जो आपको याद हो डायरेक्टली टिक करो। फर्स्ट बार में उस तरीके से जाओ, फिर दूसरे बार में जाओ उस तरीके से जाओ, फिर टाइम लगाओ थोड़ा 3 से 4 बार में जब तक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी जो है आपका अच्छा मार्क्स आएगा। क्योंकि अगर सोचोगे कि फर्स्ट बार में मैं करता चला जाऊं तो इजी क्वेश्चन छूट जाएंगे, उससे टफ के चक्कर में रहोगे तो जो आता होगा वो भी छूट जाओगे। और 2-2 मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है वो आपको जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और बस ऑल द बेस्ट। आपके एग्ज़ाम, आप 14 मार्च को आपका एग्ज़ाम है और रजिस्ट्रेशन अभी से स्टार्ट है, रजिस्टर करो और एग्ज़ाम दो। तो थैंक यू दीक्षा, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और ज़रूर ये जो आपकी बातें हैं बच्चों को हेल्प करेगी। और बेस्ट ऑफ लक आपको भी, आपका भी नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट होने वाला है, तो आप भी अच्छे से पढ़ाई करो। कुछ भी डाउट होता है तो अभी भी हम लोग हैं ही हैं, कभी भी कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।